Welcome everyone. Today we are going to study about the different kind of cells. So in last class we have studied about the introductory part of the cells of class 8. Now we are going to study about the different kind of cells. As earlier we have already discussed about that there are two kinds of cells. So what are the different kinds of cells? First is prokaryotic cell. Generally prokaryotic cell are those cells which do not have true nucleus, means the cell which has no nucleus or true nucleus, and other membrane bounded cell organelle like mitochondria, Golgi body, like endoplasmic reticulum, centrosome, lysosome etc. मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया? वेरी सिंपली कि प्रोकार्योटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के अलावा उसके पास और भी बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं होते, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। तो उसके पास होता क्या है? बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सेल है, मतलब बहुत कम चीज़ों में ही वो काम चला लेता है। देखो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का है। इस बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की जगह पे आपको क्या देखने को मिला है? न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर जो क्रोमाटीन फाइबर होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है? राइबोसोम। और क्या देखने को मिल रहा है? फ्लेजला, कैप्सूल। मतलब काम चलाने वाली सारी चीज़ें हैं, बट मेनली एक सेल के अंदर जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो सेल ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत होती है, वो सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक हम लोगों ने पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट वन काइंड दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, अनदर काइंड इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियसली जस्ट ऑपोजिट टू प्रोकैरियोटिक, दिस सेल कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ important cell organelle along with true nucleus. Read it. Eukaryotic cell, this cell contain true nucleus. Yeah, it has true nucleus. Along with the true nucleus, it contain all the cell organelle like mitochondria, Golgi body, centrosome, lysosome, etc. Very good example is amoeba. So I think you have seen so many times an amoeba. Amoeba कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस। अमीबा के पास बहुत अच्छा खासा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सपोज ये एक अमीबा मैंने बनाया, इसमें आप बीच में न्यूक्लियस देखते हो, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हो, गोल्गी बॉडी देखते हो, सेंट्रोसोम देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, और बाकी के जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, सब कुछ देखने को मिलते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिल रहे थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया। नाउ व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन बाय द टीचर्स। लेट्स सी। सो प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास बहुत क्लियरली और साफ दिखने वाला न्यूक्लियस दिखाई देता है। न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो न्यूक्लियस की जगह पे इसके पास क्या है? इट हैज़ ए सिंगल लेंथ डीएनए। न्यूक्लियस तो नहीं है, बट डीएनए है इसके पास। जैसे कि हम लोगों के पास डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। इसमें सिर्फ सिंपली आपको डीएनए देखने को मिल रहा है, हमारे अंदर वही डीएनए कॉइल्ड होकर के क्रोमोसोम बन गया है। सो वी हैव टू न्यूक्लियस एंड दिस टू न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम इज नथिंग बट द कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। along with that, the next topic, it has small राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, 70s राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल द राइबोसोम इज लार्जर, इट इज़ 80s। ये बाद में पढ़ना है, अभी आप लोगों को उतना ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट, दे हैव नो अदर सेल ऑर्गेनेल।
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम जैसे सेल ऑर्गेनेल इनके पास नहीं होता. एंड इट कंटेन ऑल द वाइटल सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल. I think you have understood this topic, that is prokaryotic and eukaryotic cell. So let us have a scene about the cell organelles. Cell organelle, as you know, it is the most important part of the cell which is mainly present in the cell. We have already discussed about plasma membrane in our earlier classes, but as we have started to learn about the cell organelle, we should once again see this topic. Let us study. So what is the plasma membrane? What are the general characteristics of the plasma membrane? Plasma membrane is the outermost membrane in animal cell. Membrane is not written in this part, you have to write it. Outermost membrane in animal cell means animal cells outermost membrane is made up of cell membrane, but in case of plant cell membrane present just beneath the cell wall. It is the cell wall and it is the cell membrane. So lies next to cell wall in plant cell. It has been mentioned. Next, what is the main characteristics? Cell membrane is thin, very thin, flexible, very flexible, बहुत लचीला होता है, and living membrane. ये जिंदा है. पॉइंट टू बी नोटेड. सेल वॉल जिंदा नहीं होता, वो मरा हुआ होता है. विथ कंपेयर टू दैट सेल मेम्ब्रेन जिंदा होता है. सेल वॉल मोटा होता है, सेल मेम्ब्रेन पतला होता है. सेल वॉल रिजिड होता है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है. जस्ट सेल वॉल के सारे पॉइंट्स अपोजिट हैं. इट पोजेस फाइन पोर्स, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं. इट इज सेमी परमिएबल. Semi means half, permeable means allowed. It not allowed all the substance to pass through. Suppose ये एक सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है और इधर से वाटर एंड मिनरल जाना चाहता है, तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टेड चीज को ही अंदर जाने देगा. जैसे वाटर को अंदर जाने दे रहा है, लेकिन वो मिनरल को नहीं अंदर जाने देगा, क्योंकि उसके पोर्स जो हैं, उसके जो पोर्स हैं वो बहुत बारीक है, बहुत छोटे हैं, और उस पोर्स से होकर के मिनरल अलाउड नहीं है. सो ये हाफ परमिएबल है, सभी चीज़ों को इजिली परमिएबल नहीं करता, इजिली पास होने नहीं देता. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया अभी आप लोगों को. सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड. लिपिड मतलब फैट एंड प्रोटीन. तो फैट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा है. नेक्स्ट, चलो देखते हैं कैसा दिखता है सेल मेम्ब्रेन. ये देखो, एक सेल मेम्ब्रेन का फिगर मैंने यहाँ से, आपके बुक में तो था नहीं, तो मैंने अपने बुक से निकाला है. देखो जरा कैसा है ये दिखने में. ये है सेल मेम्ब्रेन. ऊपर वाला जो है लिपिड लेयर है और बीच में जो है वो प्रोटीन है. बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ये देखो, ये सब, ये देखो लिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर और लिपिड बाई लेयर, और जहां तहां जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं. ये देखो प्रोटीन, और ये प्रोटीन के अंदर में ही छोटे छोटे छेद हैं जिससे होकर चीज़ें अंदर जाती है. मतलब ये सारे चीज़ों को परमिएबल नहीं करता. मीन्स ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर ऑफ लिपिड से बना हुआ है, और उसके ऊपर और नीचे बहुत सारे प्रोटीन हैं जो कि चीज़ों को अंदर और बाहर जाने में मदद करते हैं. आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई क्लियरली. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है जरा पढ़ते हैं. सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. मतलब एक सेल दूसरे सेल से अलग कैसे है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की वजह से. तो सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है, सेल कंटेंट को अलग करता है. इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टन सॉल्यूट. किस तरह की चीज़ें सेल के अंदर जानी चाहिए ये उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि हर तरह की चीज़ों को ये अंदर नहीं जाने देता, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया. सो इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टन सॉल्यूट्स एंड आयंस एंड इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल इन द एनिमल सेल. एनिमल सेल का जो शेप है
वो सेल मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करता है, देता है। सो दीज आर द, ऑब्वियसली जब सेल का शेप देता है तो ऑब्वियसली इसका प्रोटेक्शन भी वो करता है। तो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनिमल सेल। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा सेल का फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है सेमी परमिएबिलिटी। इट ओनली अलाउ सम सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। इट मे बी some solute or certain ions, and it separate the one cell to another cell. Next comes about cell wall. Already we have discussed in our earlier classes. Once again I am going to repeat it, as I already discussed it while I was teaching the cell membrane. Cell wall is non-living membrane. Point to be noted, non-living, मरा हुआ होता है, and compared to that cell membrane is living. Yes, that is good. Another thing, cell membrane was flexible, लचीला था, but cell wall is rigid, बहुत टाइट है, बहुत टाइट, stuck. And it surround the plasma membrane or cell membrane. Cell membrane is also called plasma membrane in plant cell. It only found in plant cell. Point to be noted. पहले तो ये बात जान लो कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। अंडरस्टूड? इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये किस चीज का बना हुआ है बताओ? सेलुलोज का बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब जरा ये बताओ कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, या प्लाज्मा लेमा किस चीज का बना हुआ है? सेम एक ही चीज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, सेल मेम्ब्रेन कहिए और प्लाज्मा लेमा कहिए, तीनों एक ही चीज होता है। वो होता है लिपोप्रोटीन का बना हुआ और लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि वो सेमी परमिएबल है, बट मतलब वो सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर जाने देता है, सभी चीज़ों को नहीं अंदर जाने देता, बट इट इज़ freely permeable. It allow all kind of substance to pass through it because it is non-living and it does not have control to control the different kinds of solute and prevent their movement. मतलब हर तरह की चीज़ों को ये तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि नॉन लिविंग है, इसलिए अलाउ कर देता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आराम से चली जाती हैं, इसलिए इसको फ्रीली परमिएबल में रखा गया है। ये देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली डायग्राम दिखाया गया। ये देखो, ये सेल वॉल है, ये जो बाहर की तरफ होता है बहुत थिक होता है, रिजिड होता है, और क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। अंडरस्टूड? और इसके नीचे की तरफ ये जो कोई येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, जस्ट अपोजिट टू इच सेल वॉल। नेक्स्ट, अब देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को रिजिडिटी देता है, टाइटनेस देता है, क्योंकि प्लांट जो है वो आंधी तूफान हर तरह के कंडीशंस में खड़ा रहता है इन्वायरमेंट में, वो तो बाहर से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय सेल वॉल। यस, इट अलाउ द substances in the solution to enter the leaves and leave the cell without hindrance। माने बिना रोके हर चीज़ को अंदर या बाहर अलाउ करता है, भाई जाओ, बिकॉज इट इज़ परमिएबल मेम्ब्रेन, हर चीज़ को अंदर बाहर जाने देता है, किसी को रोकता नहीं है। एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन में भी मदद करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसका डिफरेंस बिटवीन यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि differentiate between cell wall and cell membrane. It is one of the most important question and asked several times by the teacher. Next, what is cytoplasm? Cytoplasm क्या है? We have already discussed this class about the cytoplasm in our earlier classes. So cytoplasm is the semi-liquid substance that present between सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस में जो केमिकल भरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सो ऑल पार्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट होता है एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ करके, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच के जो पार्ट हैं
इस सारे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। इट कंटेन द मिक्सचर ऑफ वाटर soluble inorganic and organic compounds and it also contain various cell organelle। ये क्या क्या रखता है? वाटर का बना हुआ है, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इसमें मिक्स्ड हैं, और सबसे खास बात कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल मौजूद हैं, और ये सेल ऑर्गेनेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये देखो फिगर दिया हुआ है साइटोप्लाज्म का, कुछ ऐसा ही दिखता है। ये जनरल फिगर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटो है, वही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, सब का जो फंक्शन है, सब अपना अपना फंक्शन करते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑकर इन इट। एक सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, वो सब के सब रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं। हाँ जी। और नेक्स्ट, सीट ऑफ अर्लियर स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेज होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। और जो उसका नेक्स्ट स्टेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो सीट ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदल दिया जाता है बाई साइटोप्लाज्म। मतलब ये केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही केस में ये बनता है। नेक्स्ट, हम बात करेंगे क्वेश्चन का, जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इसका आंसर आप लोग ढूंढो, और यदि नहीं मिलता तो मैं तो हूँ, मैं तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग सिर्फ एक बार कॉल करो या व्हाट्सअप करो और पूछो कि सर इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका काम है, फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का कोशिश आप लोग करो, फिर नहीं निकलता तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, अब टॉपिक है हम लोगों का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका फिगर देख लो। ये देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जाली जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई देता है? ये फिगर यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई देगा। देखो, ये देखो, ये देखो, ये जाली जैसा नेटवर्क, जाली जैसा नेटवर्क है। ऐसे 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 नाला की तरह बना हुआ नेटवर्क, जो एक से एक मिला हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स इंडो मीन्स अंदर, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। रेटिकुलम मतलब जाली। प्लाज्मा के अंदर जो जाली दिखता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। So, what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum are irregular, बिना किसी डिजाइन का, ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो वॉल का बना हुआ, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ, जो इधर उधर जैसे तैसे नाला का जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द आउटसाइड। मतलब ये सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर ब्रेक होकर के देखो ऐसा नाला जैसा स्ट्रक्चर बनाया है और न्यूक्लियस तक पहुंच गया है। तो इट इज द कंटिन्यूअस फ्लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल करके फ्रॉम द आउटसाइड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक गया हुआ है। जहां तहां आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक के बीच में कनेक्शन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। So it is continuous with the plasma membrane on the outside and nuclear membrane on the inside। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक के बीच में वो नेटवर्क बनाया हुआ है। नेक्स्ट, इट इज ऑफ टू काइंड्स। इसके दो टाइप होते हैं। व्हाट आर दिस? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपका हुआ होगा उसको रफ बोलेंगे। मतलब सपोज ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जाली जैसा, और इसमें जहाँ तहाँ गोल गोल बूंदा बूंदा, देखो यहाँ पे भी बनाया हुआ है बहुत सारा
पॉइंट जैसा बना है ना, ये सब राइबोसोम है। यदि ये चिपका हुआ रहा तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं रहेगा देन इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन अटैच्ड टू द राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि राइबोसोम के साथ अटैच रहेगा देन इट इज कॉल्ड रफ, एंड इफ इट इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम, इसमें कोई राइबोसोम नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो राइबोसोम का काम क्या है, इसको समझो। राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, चैनल बना देता है, यानी कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा नाला के जैसा है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, यदि राइबोसोम मिला हुआ है तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। इन दैट केस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। वो क्या करेगा, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम है ही नहीं, वो प्रोटीन नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, वो फैट ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फैट। अगेन रिपीटिंग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is remain attached with ribosome and help in the protein synthesis because ribosome produce protein, and rough endoplasmic reticulum help in the protein synthesis and also help in the transportation of protein. प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। while smooth endoplasmic reticulum has no ribosome, thus it does not produce any protein. It helps in the transport of fat. ये फैट को, तो क्या क्या फंक्शन है तेरा देखते हैं। क्योंकि ये ऐसा नेटवर्क है, सो इट मेक्स द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल में बोन के जैसा, जैसे हम लोग को बॉडी को बोन जो है सपोर्ट करता है ना, वैसे सेल को ये भी बोन के जैसा सपोर्ट करता है। इसलिए लिखा हुआ है सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल का सपोर्टिव फ्रेमवर्क है, उसको पचकने नहीं देता, उसको दबने नहीं देता, उसको फुलाए रखता है, क्योंकि स्पंजी है ये। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। सो again a question is arisen from by myself. What is it? State difference between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Next, the topic that we are going to study is mitochondria. So mitochondria is a very vital cell organelle that are found both in plant and animal cell. So what is the shape? Its shape is just like sausage. Sausage like means vegetable, जो पकोड़े होते हैं लंबे लंबे, उसको सॉसेज बोलते हैं। तो सॉसेज जैसा दिखता है। इट इज मेड अप ऑफ डबल वॉल। ये कैसा होता है, डबल वॉल होता है। पहले फिगर देख लो इसका आप, ये देखो, ये एक वॉल और इसके अंदर का जो वॉल है दूसरा वॉल। तो एक वॉल जो बाहर वाला वॉल है वो तो कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ये अंदर नहीं घुसा हुआ है, लेकिन अंदर का जो वॉल है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। देखो, ये देखो फोल्ड हो गया, ये देखो फोल्ड हो गया। तो जो फोल्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। देखो यहाँ क्रिस्टी लिखा हुआ है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव वेरियस शेप, बहुत तरह के होते हैं, बट यूजुअली सोसेज लाइक। कैसा दिखता है, सोसेज लाइक। डबल वॉल, दो वॉल हैं, बाहर का वॉल जो है वो कंटिन्यूअस है। इनर वॉल गेट थ्रोन इनटू फोल्ड, और अंदर वाला जो वॉल है वो फोल्ड हो गया है। एंड ईच फोल्ड इज कॉल्ड क्रिस्टी। अगेन दे हैव देयर ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए होता है। एंड कंटेनिंग सेवरल जीन्स, और उस डीएनए में बहुत सारे जीन्स होता है। दे हैव देयर ओन राइबोसोम, इसके पास अपना राइबोसोम होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करता। ये माइटोकॉन्ड्रिया
इस अपने डीएनए से और अपने राइबोसोम से खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपने लिए जितनी भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो खुद से बना लेता है। एक ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, पॉइंट टू बी नोटेड। दो ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। दोनों को न्यूक्लियस की स्पेशल मदद की ज़रूरत नहीं होती, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में मदद करता है एंड हेल्प इन रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड। रेस्पिरेशन में मदद करता है। वहाँ आप लोगों ने पढ़ा था कि पायरुविक एसिड बनता है इन साइटोप्लाज्म। वो पायरुविक एसिड से एनर्जी निकालने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। वो पायरुविक एसिड को तोड़ करके एनर्जी निकालता है और एनर्जी को निकाल करके अपने पास उसको रखता है, उसको स्टोर करके रखता है। और जितने भी हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक में, उठना बैठना, नहाना धोना, पढ़ना, खेलना कूदना, सोना, हर जगह एनर्जी खर्च होता है। तो उस दौरान जो एनर्जी खर्च होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकल के आता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में भी मदद करता है और उसको रिलीज भी करता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ लिखा मैंने नहीं है। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इट इज अ सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्टोर एनर्जी। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस है, जैसे बिजली जहाँ से आती है उसको पावर हाउस बोलते हैं ना, वैसे यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। इट सिंथेसाइज इट्स ओन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। मैंने कहा ना इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, तो ये अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद से बना लेता है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम मतलब रेस्पिरेशन में मदद करेगा, तो उसके लिए तो एंजाइम की ज़रूरत होगी और वो एंजाइम वो खुद से बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये आंसर तो 1 नंबर पॉइंट में है ही, आप लोग इसको बना कर लिख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे के लिए आप लोग वॉच करते रहो, देखते रहो वीडियो, और यदि कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ पिंग मी। आप लोग मेरे को जितना जल्दी हो इमीडिएट पिंग करो, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।